नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सम्मान में एक बड़ी बात कही है। दरअसल सामने में लिखा है कि शिवसेना ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार से हाथ मिलाया था और लेख के मुताबिक जल्द ही अजीत पवार एकनाथ शिंदे के जगह ले लेंगे। बताते चले कि अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी है और शिवसेना बीजेपी सरकार से हाथ मिलाते हुए डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। वहीं अजीत पवार के साथ 8 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सामना में शिवसेना ने दावा किया है कि अभिजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए सरकार में शामिल नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को जल्द ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पवार की ताजपोशी होगी। लेख में यह भी लिखा गया है कि राज्य की राजनीति में जो भी घट रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति परंपरा नहीं रही है और लोग कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की सूचना मिली है। ड्रोन को लेकर कॉल आते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ड्रोन की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन पुलिस को ड्रोन नहीं दिखाई दिया। वहीं इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को सुबह 5 बजे पीएम हाउस के ऊपर ड्रोन उड़ने की कॉल मिली थी और जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। बताते चले कि इससे पहले अप्रैल महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ऊपर भी ड्रोन देखे जाने की खबर आई थी। साथ ही साथ बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर ड्रोन देखे जाने की सूचना मिलने के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी एक्शन में आ गई है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक ड्रोन नहीं दिखा है। इसको लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी संपर्क किया गया है, लेकिन एटीसी को भी पीएम हाउस के आसपास कोई उड़ने वाली चीज नहीं मिली और इसके साथ ही नो फाइल जोन में देखे जाने वाले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट भी हो गई हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है और उसके आसपास पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन में कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में बागी विधायकों के खिलाफ एनसीपी ने व्हिप जारी किया है। एनसीपी ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। दरअसल महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि अजीत पवार और उनके साथ शपथ लेने वाले एनसीपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है और उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 एनसीपी नेताओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका भेज दी गई है। और वहीं दूसरी ओर एनसीपी के हालात को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति पार्टियों ने बैठक बुलाई है और जहां आज राज ठाकरे एमएनएस के बड़े नेताओं ने मुलाकात करेंगे और कल उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों की अलग अलग मीटिंग होगी। तो बागी विधायकों के खिलाफ एनसीपी ने व्हिप जारी किया है। एनसीपी के मौजूदा हालात पर राजनीति पार्टियों पर आज बैठक भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एनसीपी के मौजूदा हालात पर राजनीतिक पार्टियां आज बैठक करेंगी। दरअसल महाराष्ट्र में बागी विधायकों के खिलाफ एनसीपी ने व्हिप जारी किया है। एनसीपी ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया है कि अजीत पवार और उनके साथ शपथ लेने वाले एनसीपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 एनसीपी नेताओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका भेजी गई है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी के हालात को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों ने आज बैठक बुलाई है, जहां पर आज इस बैठक में राज ठाकरे एमएनएस के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों की अलग अलग मीटिंग होगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन रविवार को बीजेपी के संपर्क से समर्थन आउटरीच कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम में क्रिकेटर शिखर धवन और बेटे के सह संस्थापक अमन गुप्ता से मुलाकात की है, जहां इस दौरान सूचना और प्रसारण के साथ साथ खेल और युवा मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों से दोनों को अवगत कराया है। और एक बयान में ठाकुर ने कहा है कि एक युवा उद्यमी और बोर्ड के सह संस्थापक अमन गुप्ता से मिले। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने गुप्ता और व्यापारिक समुदाय से सरकार के लिए समर्थन भी मांगा है। बयान में अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि हमने शिखर धवन को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया है और उनका और खेल समुदाय का समर्थन मांगा है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने खेलों में 360 डिग्री बदलाव देखा है। धवन और गुप्ता दोनों ने खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की है और आर्थिक मोर्चे पर भारत के बढ़ते प्रभुत्व और अनुकूल स्थिति पर अपना उत्साह और संतुष्टि व्यक्त की है। तो शिखर धवन और अमन गुप्ता से अनुराग ठाकुर मिले हैं और उन्होंने दोनों की तारीफें की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि क्रिकेटर शिखर धवन और बेटे के सह संस्थापक अमन गुप्ता से मुलाकात की, जहां इस दौरान सूचना और प्रसारण के साथ साथ खेल और युवा मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों से दोनों को अवगत कराया है। और एक बयान में ठाकुर ने कहा है कि हम एक युवा उद्यमी और बोर्ड के सह संस्थापक अमन गुप्ता से मिले। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने गुप्ता और व्यापारिक समुदाय से सरकार के लिए समर्थन भी मांगा है। देखिए, खिलाड़ियों ने जो बातें उठाई, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहां एक और खेलों का बजट 874 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2782 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लेकर आए, टॉप जैसी स्कीम के कारण पोडियम तक पहुंचने का अवसर मिला, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई कमी किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण में नहीं रखी गई। 300 बड़े खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं जो लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। ये सब खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं उनसे ज्यादा करने का हमने काम, एक प्रयास था हमारा। अभी हम और करना चाहते हैं, भारत को खेलों के क्षेत्र में और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो जो कहा, हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी, खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई, जांच भी पुलिस कर रही है। और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो। पुलिस जांच कर रही है, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे उसमें कोई किसी को नुकसान हो। बहुत सारे उभरते हुए खिलाड़ी अपना तैयारी भी कर रहे हैं, एशियन गेम्स आ रही हैं, बहुत सारे अभी जो ट्रायल्स लिए गए, हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया, हर राज्य के खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया और उनको चयन करके अब उनके कैंप्स भी चल रहे हैं। हम जल्द ही एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रायल्स भी करने वाले हैं। और जो WFI है, निकट भविष्य में उसके चुनाव भी होंगे, एक नई बॉडी भी चुनकर आएगी। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो कहा
WFI के प्रेसिडेंट ने अपना स्टेप असाइड भी किया। अब WFI कोई निर्णय नहीं लेता है। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, वो दिन प्रतिदिन रोज के निर्णय वो करती है। तो सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। आखिरकार जांच तो नियमों के अनुसार ही होगी, कानून के अनुसार होगी, और जांच पूरी होने के बाद उचित। अजित पवार के एनडीए में शामिल होने से एक बार फिर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी केंद्र में बैठकर शक्ति का इस्तेमाल कैसे करती है, यह स्पष्ट हो चुका है। आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जनता की ताकत में विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है। उन्हें झटका लगेगा। वे बिहार में महाराष्ट्र सरकार जैसी स्थिति बनने पर बहुत कोशिश कर चुके हैं। बताते चले कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान एकनाथ शिंदे के अलग होने पर बीजेपी पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा था और उस पर लोकतंत्र के हनन का भी आरोप लगाए थे। फिलहाल आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव में ऐसे में देखना होगा कि एनडीए को इससे कितना फायदा होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के खम्मम में जनसभा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावत सोचते हैं कि वे राजा हैं और तेलंगाना उनका राज्य है। उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति बीजेपी रिश्तेदार समिति की तरह है। कांग्रेस हमेशा संसद में बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही है, लेकिन केसीआर की पार्टी ने बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तेलंगाना के मुख्यमंत्री का रिमोट कंट्रोल है। राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए वे बीजेपी के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विपक्ष के किसी भी ऐसे गुट में शामिल नहीं होगी जहां बीआरएस हो, और उसका इशारा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बन रहे विपक्षी गठबंधन की ओर था। हाल में ही पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले कहा गया कि तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति है, जो अब बीआरएस है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। बीजेपी का तेलंगाना में कोई अस्तित्व नहीं है। उनके चारों टायर पंचर हो गए हैं और अब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की बी टीम में है। और उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने पर सीनियर सिटीजन और विधवाओं को हर महीने 4,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों को पोडो जमीन देने की भी वादा किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी आज मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार कर लॉ कमीशन की बुलाया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे, जिसमें 31 सांसद कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी और उन पर विचार होगा। इस बैठक से 2 दिन पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यूसीसी पर बहस को थॉटलेस एक्सरसाइज करार दिया है। उन्होंने पूछा कि यूसीसी के तहत क्या यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। अनुच्छेद 23 के तहत परंपराएं ही कानून है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या सिर्फ हिंदुओं पर लागू होने वाला HUF हटा दिया जाएगा। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार क्या समान करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूसीसी के एजुकेशन पर सवाल उठाने पर भी कपिल सिब्बल और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि समय ही की मांग के साथ सभी पार्टियां एकजुट होकर इसे कानूनी जमा पहनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी 5 बार अलग अलग फैसलों को यूसीसी को लाने की बात कही गई है। सिब्बल अल्पसंख्यकों के लिए किए गए विकास कार्यों को भूल गए हैं। मोदी सरकार जितना काम किसी के लिए नहीं किया है। मुझे लगता है कि यूसीसी के लिए सभी दलों के नेता समर्थन करेंगे। और वहीं यूसीसी पर पिछड़ी बहस के बाद केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को मानसून सत्र बुलाने की घोषणा की है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।